नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस YouTube चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो भी आपके फर्स्ट पेपर से ही रिलेटेड है। अमेरिका प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। जैसे कि आपको पहले अमेरिका के संविधान की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। उम्मीद है वो आपको समझ में आया होगा। आज मैं अमेरिका के प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में बताऊंगी। और जहाँ का जैसा संविधान होता है वैसा ही वहाँ का प्रशासन होता है। तो उसके कई बार आपको ये लगेगा कि अरे ये तो संविधान की जो विशेषताएं बताया गया था उसके बारे में पढ़ा था, तो वो तो वही चीज़ तो इसमें बता रहे हैं। लेकिन जहाँ का जैसा संविधान होगा उस संविधान की जो आत्मा है उसको क्रियान्वित मूर्त रूप देने का कार्य प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए दोनों में समानताएं पाई जाती हैं। अमेरिका, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक विकसित राष्ट्र है और इसकी विशेषताओं को भी मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपके समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। इसका पहला बिंदु है लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी स्वरूप। अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोक कल्याण के अधिकतम संभव कार्यों को वो संपन्न करता है, क्योंकि यहाँ की जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है और जनता जो सरकार का चयन करती है वो सिर्फ इसलिए करती है जिससे कि उनके लिए अधिकतम संभव कल्याणकारी कार्य एवं नीतियाँ और योजनाएं संचालित की जाएं। तो प्रशासन का जो सबसे प्रमुख विशेषता हम कह सकते हैं वो है लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी स्वरूप। दूसरी विशेषता जो बताई जाती है वो विधि की समानता है, या विधि के समक्ष समानता विधि का शासन है। ये विशेषता अगर आप देखेंगे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ब्रिटेन परिप्रेक्ष्य में और अधिकांशतः जो भी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य हैं उन सभी में विधि के समक्ष समानता पाई जाती है। और सिर्फ गुंडा राज ऐसा होता है जिसमें कि विधि के समक्ष समानताएं नहीं होती हैं, और आज के समय में ऐसे राज्य नहीं, ऐसे राष्ट्र हैं नहीं। तो अमेरिका जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर भी विधि के समक्ष सभी समान है, चाहे एक उच्च लोक सेवक हो या एक सामान्य नागरिक ही क्यों ना हो। और अगली जो विशेषताएं बताई जाती हैं वो है संघीय शासन व्यवस्था। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि यहाँ पर वर्तमान में अमेरिका में लगभग 50 राज्य हैं और एक केंद्र है। इनके द्वारा अपना शासन एवं प्रशासन संचालित किया जाता है। और पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ दोहरा संविधान होता है, एक केंद्र का और दूसरा राज्य का। नागरिकता भी दोहरी होती है। तो चूंकि संविधान अलग अलग हैं इसलिए उसका भी प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है। जो संघीय राष्ट्र है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके द्वारा संघीय विषय निर्धारित कर दिए गए हैं और उन्हीं पर उसी के आधार पर प्रशासन संचालित किया जाता है, और अन्य विषय राज्यों को सौंप दिए गए हैं और उन विषयों पर राज्यों के द्वारा प्रशासन संचालित किया जाता है। तो इस तरह से प्रशासन के रूप में अगर हम देखें तो वहाँ संघात्मक व्यवस्था जो है उसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होने के कारण केवल मात्र संघीय सूची के विषय पर ही प्रशासन का संचालन संघीय राष्ट्र के द्वारा, अमेरिका के द्वारा किया जाता है। अगली जो विशेषता बताई जाती है वो है सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, और जो वहाँ का अध्यक्ष अर्थात जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन एक निश्चित कार्यकाल के लिए 4 वर्ष के लिए किया जाता है। और चूंकि यहाँ नाम मात्र और वास्तविक शक्तियों के मध्य विभेद नहीं किया जाता, इसलिए जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक शक्ति धारक होता है, वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है। इस तरह से संविधान में कहा भी गया है एक स्थान पर कि राष्ट्रपति सरकार के विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों से उनके अपने विभागों से संबंधित विषयों पर लिखित परामर्श ले सकता है। तो लिखित रूप में भी वो परामर्श ले सकता है। परामर्श इसलिए कहा जा रहा है कि वो बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रपति उसको स्वीकार करे ही। राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है और जो भी गंभीर विषय रहते हैं उस पर परामर्श लेने के पश्चात वो निर्णय करता है कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
अब दूसरी चीज़ ये भी है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो उच्च लोक सेवकों के पद हैं वो स्वेच्छा के आधार पर भी भरे जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर प्रशासन पूर्ण रूप से वहाँ के वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष के प्रति समर्पित होता है और उनके दिशा निर्देशन में ही कार्य करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ अमेरिका का जो केंद्रीय प्रशासन है काफ़ी सशक्त है। और इसी तरह से जो अगली जो विशेषताएं बताई जाती हैं वो है जटिल एवं उलझा हुआ प्रशासनिक तंत्र। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भारत की भांति अमेरिकी जो प्रशासन तंत्र है वो भी काफ़ी जटिल और उलझा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर विविध प्रकृति, आधार और उद्देश्यों से युक्त प्रशासनिक संरचनाएं कार्यरत हैं। कुछ प्रशासनिक विभाग उनके ब्यूरो, सेवाएं तथा कार्यालय के नाम से कई बार भ्रांतियाँ उत्पन्न करती हैं। कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो संघीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर कार्यरत हैं। उनके कार्यक्षेत्र की सीमाएं अलग हैं लेकिन नाम एक है, इसलिए भी भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। और मंत्रिमंडल के प्रत्यक्ष नियंत्रण के प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त स्वतंत्र कार्यकारी अभिकरण, स्वतंत्र नियामकीय आयोग तथा लोक उपक्रमों के कई प्रकार के जो बोर्ड होते हैं, निगम और आयोग कार्यरत हैं और वो प्रशासनिक जटिलता और विविधता स्पष्ट रूप से उनमें दिखाई देती है। भारत के समान ही अमेरिका में भी लोक उपक्रमों के नामकरण में अस्पष्टता है। उदाहरण के लिए नेशनल रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेटिव एसोसिएशन एक लोक उपक्रम है। विविध प्रकार के प्रशासनिक संगठनों के प्रवर्तन से कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों के लिए विधि निर्माण, नियंत्रण और समन्वय कुछ कठिन सा प्रतीत होने लग गया है। और अगली जो विशेषता यहाँ के प्रशासन की है वो है कुशल कार्मिक प्रशासन। कुशल कार्मिक प्रशासन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो कार्मिक प्रशासकों की जो नियुक्ति की जाती है वो कानून नियमानुसार की जाती है और निष्पक्ष रूप से भर्ती की जाती है। संघीय और केंद्रीय स्तर पर जो भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं उन पर कांग्रेस के कानून प्रभावी होते हैं और इन संस्थाओं के कार्मिकों को वे कार्य संपादित करने होते हैं जो संविधान के संघीय सूची में वर्णित किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय प्रशासन के अधीन लगभग 32 लाख लोक सेवक, एक बहुत बड़ी संख्या है, उतने वहाँ पर लोक सेवक कार्यरत हैं, जबकि राज्यों के कार्मिकों सहित यह संख्या लगभग 2.25 करोड़ से भी अधिक हो जाती है। लेकिन ये सभी चूंकि निष्पक्षता के आधार पर और नियमानुसार इनका चयन किया जाता है, इनको समस्त प्रकार की सुविधाएं और वेतन तथा अन्य जो भी इनको सुविधाएं हैं प्रदान की जाती हैं। इस कारण से कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। अगली जो विशेषता है वो लूट प्रणाली के अवशेष से संबंधित है। जो बिंदु है कि लूट प्रणाली के अवशेष, इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब एक राष्ट्रपति नया आता है तो उच्च पदों पर अपने इच्छानुसार लोक सेवकों की नियुक्ति करता है। जैसे कहा जाता है कि जो ही नया राष्ट्रपति या गवर्नर पद ग्रहण करता है वह अपने चहेतों को उच्च पदों पर नियुक्ति दे देता है। ये उन जो अधीनस्थ लोग हैं, जो लोग योग्य तो हैं ही, उसके साथ साथ जिन्होंने चुनाव या निर्वाचन में राष्ट्रपति की मदद की हुई होती है, सहायता की होती है, उन लोगों को पुरस्कार स्वरूप ये उच्च पद प्रदान कर देते हैं। लूट प्रणाली की जो शुरुआत है वो प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के समय से प्रारंभ हुई तथा राष्ट्रपति जेफरसन और एडम्स ने इसे प्रारंभ किया था, इसका प्रारंभ किया था और इसका दुरुपयोग भी हम कहते हैं कि दुरुपयोग किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि और उसके बाद कानून कई बने जिसपे उनके स्वेच्छाचारिता पर तो रोक लगी, लेकिन फिर भी अभी उसकी अवशेष देखने को मिलते हैं। अगली जो प्रशासन की विशेषता है वो हम कह सकते हैं कि नौकरशाही का उसमें वर्चस्व पाया जाता है। नौकरशाही जो है अपने आप को विशिष्ट मानते हैं। जैसे कि
नॉर्मन जे पावेल ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की लोक सेवाएं विशाल, महंगी और शक्तिशाली हैं। उच्च पदों पर नियुक्त नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जो कि प्रशासनिक कुशलता में सार्थक तथा सकारात्मक योगदान बहुत कम देखने में आता है। और सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है 1966 में ही दे दिया गया था, जिसे कि 1993 में अल गोर की अध्यक्षता में बनी जो समिति थी, उसकी रिपोर्ट के पश्चात अमेरिकी प्रशासन में अधिक मितव्ययता और कुशलता की मांग करता है। और जनता भी इस अधिनियम के माध्यम से समय समय पर निजी सूचनाएं, लोक सेवकों की निजी सूचनाएं भी प्राप्त करते हैं, जनता भी प्राप्त करती है। अगली जो विशेषता बताई जाती है वो है निजी क्षेत्र का वर्चस्व। यद्यपि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दो अलग अलग छोर हैं, किनारे हैं, फिर भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों में वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं माने जाते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की पोषक मानी जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रतिरक्षा है, पुलिस है, परमाणु अस्त्र शस्त्र और अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा करेंसी नियंत्रण संबंधित जो है उसमें पूंजीपतियों का हस्तक्षेप इतना अधिक है कि सरकार की भूमिका लगभग गौण हो जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, संचार, व्यापार तथा अनुसंधान के कई क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों का ही बोलबाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो निजी क्षेत्र है उसका वर्चस्व पाया जाता है। जब एक इम्पॉर्टेंट जो अस्त्र शस्त्र होता है, जब वही निजी क्षेत्र का उसमें दखल ज़्यादा रहता है, तो और विषयों की तो बात ही क्या कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर निजी क्षेत्र का ज़्यादा बोलबाला है, उनका वर्चस्व है। अगला जो पॉइंट है इसकी विशेषता को बताने के लिए मैंने लिया हुआ है वो है हित समूहों की अधिकता। कार्ल मार्क्स ने तो ये कहा था कि वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, लेकिन उस सिद्धांत जो पक्ष उन्होंने लिया था कार्ल मार्क्स ने, उसके विपरीत जो अमेरिकी राजनीति, समाज और प्रशासन जो है उसमें अनेक हित एवं दबाव समूह बने हुए हैं जो संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये हित समूह व्यवसाय, नस्ल, जाति, धर्म, क्षेत्र, कार्य, सेवा, जातीय आधारों पर बने हुए होते हैं। और ये सरकारी कर्मचारियों के संघ, राजनेताओं के समूह, पूंजीपतियों के वर्ग, उन सभी पर और उन्हीं सभी के लिए कार्य करते हैं और अमेरिकी प्रशासन पर अपना पूर्ण प्रभाव डालते रहते हैं, अपने हित साधना करते हैं। अगला बिंदु आता है इससे संबंधित ही प्रशासन की विशेषताओं से संबंधित स्वतंत्र राज्य प्रशासन। संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण जो संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय तथा प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर अलग अलग संविधान तथा प्रशासनिक तंत्र कार्यरत हैं। और संघीय संविधान के अनुच्छेद 1(8) में वर्णित विषयों के अतिरिक्त सभी विषय राज्य सूची या राज्य प्रशासन से संबंधित माने जाते हैं। और प्रत्येक राज्य अपना संविधान, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका उनके कार्यरत हैं और उन्हीं के द्वारा वहाँ का शासन एवं प्रशासन संचालित किया जाता है। लास्ट बिंदु हम ले सकते हैं सुस्थापित स्थानीय प्रशासन। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय तथा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। अतः जो भी राज्य हैं वो संविधान में स्थानीय संस्थाओं का राज्य के संविधान में वर्णन किया गया है और स्थानीय स्वशासन इन संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय मानते हुए इनको पर्याप्त शक्तियाँ देती हैं और इनको अधिकारों से युक्त बनाया गया है इनके द्वारा। बड़े नगरों के लिए नगर निगम और छोटे नगरों के में सिटी, काउंटी, टाउनशिप तथा विशेष जिला नामक संस्थाएं कार्यरत हैं, जबकि गांव में भी स्थानीय स्वशासन की जड़ें व्याप्त है। इस तरह से हमने अभी आज के लेक्चर में ये देखा कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी जो प्रशासन है वो संविधान की प्रतिमूर्ति है। जैसे कि सभी राज्यों में होता है, जैसा संविधान होता है वैसे प्रशासन होता है। अमेरिका में भी सब कुछ होते हुए क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन पद्धति है
इसलिए वहाँ पर उसकी छाप प्रशासन पर स्पष्ट रूप से देखने में मिलती है। उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको क्लियर होगा। एक कंटेंट भी मैंने आप लोगों के ग्रुप पर शेयर किया है। धन्यवाद।